नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हमने गुप्तकालीन कला, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय प्रगति गुप्तकाल में हुई उसके विषय में चर्चा की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की बात की थी। आज हम गुप्तकाल के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करेंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में और तकनीकी के क्षेत्र में गुप्तकाल में क्या क्या उन्नति हुई, क्या प्रगति हुई। इसी टॉपिक के अंतर्गत हम देखते हैं कि गुप्तकाल के अंतर्गत विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत बहुत अधिक विकास हुआ, उल्लेखनीय विकास हुआ, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि गणित, ज्योतिष, रसायन शास्त्र, भौतिकी, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, इन सब के विषय में गुप्तकाल में काफ़ी उल्लेखनीय विकास हुआ है। यहाँ हम बात करते हैं कि इस काल में आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य हुए, जिन्होंने 10 गीतिक सूत्र और आर्याष्ट शतक जैसे ग्रंथों की रचना की गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में। और इसके साथ साथ ही इन्होंने पृथ्वी की घूर्णन गति का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसका सिद्धांत भी इन्होंने, उसके सिद्धांत का विकास भी आर्यभट्ट ने किया था। इसी के साथ साथ इसी काल में, गुप्त काल में, ब्राह्मणमिहिर जैसे ज्योतिषाचार्य भी हुए, जिन्होंने पंच सिद्धांतिका, बृहत जातक, लघु जातक, बृहत संहिता जैसे ग्रंथों की रचना की। और इसके साथ साथ इन्होंने गणित के क्षेत्र में वर्गमूल और घनमूल निकालने की पद्धति का भी विकास किया। इसी के साथ जैसे जिस प्रकार से हमने बात की थी साहित्य के अंतर्गत भी महान साहित्यकार इस समय हुए थे, उसी प्रकार से विज्ञान, तकनीकी, गणित, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, इन सब के क्षेत्र में महान जो वैज्ञानिक और जो महान व्यक्ति हुए वो इस काल के अंतर्गत हुए, जिनमें आर्यभट्ट और ब्राह्मी जैसे ज्योतिषाचार्य, गणिताचार्य। और इसके साथ साथ इसी काल में ब्रह्मगुप्त के द्वारा गणित, ज्योतिष और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में ब्रह्मस्फुट और खंडखाद्य जैसे ग्रंथों की रचना हुई। ब्रह्मस्फुट जो सिद्धांत है, ये जो ग्रंथ लिखा गया है ब्रह्मगुप्त के द्वारा, यह पहला ग्रंथ है जिसमें शून्य को एक अलग अंक के रूप में उल्लेखित किया गया है, 0 को। इसके साथ साथ ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो न्यूटन ने दिया था, लेकिन न्यूटन से बहुत पहले ब्रह्मगुप्त ने यह बता दिया था कि प्रकृति के नियमानुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं। और क्यों? क्योंकि पृथ्वी के स्वभाव के कारण से सभी वस्तुएं इसकी ओर आकर्षित होती है। इस प्रकार का जो सिद्धांत है वो इन्होंने ब्रह्मगुप्त ने दिया था। यद्यपि ये इस सिद्धांत को आगे प्रतिपादित नहीं कर पाए थे। बाद में न्यूटन ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इसे प्रमाणित किया, इसलिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन का कहलाता है। आगे हम बात कर रहे हैं, इस काल में, गुप्त काल में, धन्वंतरी जैसे आयुर्वेदाचार्य हुए। इसके साथ साथ नवनीतकम एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है जिसकी रचना हुई और इसके लेखक नवनीत थे। इसके साथ साथ इस काल में, गुप्त काल में, पशु चिकित्सा पर भी ग्रंथ लिखे गए, जिनमें पालकाप्य का हस्तायुर्वेद है, जिसमें हाथियों की चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ इसी काल में महर्षि कणाद हुए, जिन्होंने वैशेषिक दर्शन और अणु सिद्धांत दिया। और गुप्त काल में ही नागार्जुन जैसे रसायन शास्त्री हुए, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन ने रसायन विज्ञान और धातु विज्ञान के क्षेत्र में इस बात को प्रतिपादित किया कि विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी आदि के रासायनिक प्रयोग के द्वारा विभिन्न रोगों का उपचार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से धातु उपचार के द्वारा, धातुओं के रसायन के मिश्रण के द्वारा विभिन्न रोगों के उपचार का जो सिद्धांत दिया वो नागार्जुन ने दिया। इसीलिए, और इसके साथ साथ इन्होंने पारद का भी आविष्कार किया, अर्थात पारे का आविष्कार किया, इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इसके साथ साथ अब हम बात कर रहे हैं कि गुप्त काल में जो विज्ञान और तकनीकी का जो इस प्रकार का विकास हुआ है, इसके साथ साथ साहित्य के अंतर्गत हमने देखा कि महान ग्रंथ लिखे गए हैं महान साहित्यकारों के द्वारा। इन सब के कारण से ही गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। कला के क्षेत्र में भी काफ़ी उल्लेखनीय उन्नति हुई थी। अब हम यहाँ आगे बात कर रहे हैं
आर्थिक जीवन की, गुप्तकालीन आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। तो देखिए, सभी समाजों में जो कृषि है वो आर्थिक जीवन का आधार रही है। तो गुप्तकाल में भी विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। कृषि के क्षेत्र में हमें जो गुप्तकालीन कृषि है उसके विषय में हमें स्मृति ग्रंथों, अमरकोश और बृहत संहिता से पता चलता है। बृहत संहिता जो ब्राह्मी हीर की है, अभी हमने बात की थी। बृहत संहिता में बीजों की गुणवत्ता को बढ़ाने और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाए, बीजों की गुणवत्ता किस प्रकार से बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ बृहत संहिता में ही गुप्तकाल में प्रचलित 3 फसलों का उल्लेख मिलता है जो श्रावण, बसंत और चैत्र और वैशाख में तैयार होती थी। अमरकोश जो अमर सिंह का है, साहित्य के अंतर्गत हमने बात की थी। अमरकोश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फसलों का उल्लेख मिलता है और इसके साथ साथ 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख अमरकोश में मिलता है। और गुप्त काल के अंतर्गत इस समय 5 प्रकार की भूमि प्रचलन में थी। क्षेत्र भूमि जो कृषि के लिए होती थी, इसके साथ साथ वास्तु भूमि जो वास अर्थात निवास करने हेतु होती थी, चारागाह भूमि जो पशुओं को चराने के लिए होती थी, सिल या खिल भूमि भी इसको कहा जाता था। यह पड़ती भूमि होती थी जिस पर 1-2 साल के लिए खेती न करके और उसको पड़त छोड़ दिया जाता था, उसके बाद उस पर खेती की जाती थी। और एक होती थी अपृहत भूमि जो बंजर भूमि होती थी जिस पर कई सालों से कृषि नहीं हुई थी। इस प्रकार 5 प्रकार की भूमि इस समय प्रचलन में थी। गुप्त काल में हमें पशुपालन के विषय में भी जानकारी मिलती है। नीति शास्त्र और अमरकोश से पशुपालन के विषय में जानकारी मिलती है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी आजीविका का एक मुख्य व्यवसाय था। कामंदक का जो नीति शास्त्र है उससे इस बात का पता चलता है कि गायों को पालने अर्थात गोपालन का कार्य वैश्य वर्ग के लोग करते थे। और अमरकोश में हमें विभिन्न प्रकार के पालतू पशुओं की सूची मिलती है। आगे आर्थिक जीवन की आगे की बात हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।